hey फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीस्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारी सीरीज़ चल रही है एक्सप्लेन इन अंडर 5 मिनट, जहाँ पर हम 5 मिनट या उससे कम समय में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताते हैं रिलेटेड टू सम सब्जेक्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यूटन और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन कैसे वर्क करते हैं और न्यूटन ने ये लॉज दिए थे, तो इससे हमें डे टू डे वर्ल्ड में क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट लॉ। A body at the rest will remain in rest and a body in motion will remain in motion until and unless any external variable force is applied on it। और इसका एक ही मतलब है कि एक बॉडी जो रेस्ट पर रखी थी, जैसे कि आप एक बॉल को देखते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पर एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक कार्ट को देखते हैं। ये अगर ये कार्ट यहाँ रखा है तो ये यहाँ रखा रहेगा, और अगर ये चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक कि हम इस पे कोई बाहर से फोर्स ना लगा दें। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आपने कभी भी देखा होगा कोई बॉल रोल करती है या कोई कार्ट रोल कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक कार्ट बना हुआ है, तो अगर इसे हम रोल करके छोड़ भी दें तो भी थोड़ी देर में रुक जाता है। तो फिर हम क्या ये बोलेंगे कि ये फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। देखिए, वो रोल करते करते रुक इसलिए गया है क्योंकि उस पर एक फोर्स अभी भी लग रहा था और कॉन्स्टेंटली लगता है जब भी हम अर्थ के अंदर रहते हैं, और वो फोर्स होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और फ्रिक्शन जो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ग्रेविटी यहाँ लग रहा है नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन अगर ये मूवमेंट ऐसा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और इन फोर्सेस की वजह से ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ वैक्यूम में होती या स्पेस में होती तो आप वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे अगर किसी भी एक डायरेक्शन में एक फोर्स देके, तो वो अनंतहीन टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेकंड लॉ के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकंड लॉ जो है वो अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है। कुछ लोग इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास ऑब्जेक्ट्स टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। या फिर कुछ लोग कुछ दूसरी तरह से भी डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड एंड इट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। और कुछ लोग और भी दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कि द डायरेक्शन जिसमें फोर्स अप्लाई हम करते हैं वो इज़ बेस्ड ऑन इज इट बेसिकली डिफाइंस कि मोमेंटम कैसा होगा, या मोमेंटम कम होगा कि ज़्यादा होगा। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो सेकंड लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को हमें बताता है, और वो है फोर्स की एबिलिटी को। फोर्स की एबिलिटी यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट के साथ। फोर्स एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को कैसे कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है, हमें पता है फ्रेंड्स कि मोमेंटम होता है, आपको अगर नहीं पता है कि मोमेंटम क्या होता है तो आप एक बार मतलब अपने जो भी टॉपिक्स हैं उसको देखें, बट हम देख लेते हैं कि मोमेंटम एक्चुअली में होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। अब हम इन दोनों में से किसी एक चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं? फोर्स के थ्रू। और फोर्स एक्चुअली में किसका प्रोडक्ट है? मास और एक्सेलरेशन का। यानी कि अगर कोई भी बॉल रोल कर रही है और मैं उसको रोक रहा हूँ तो वो रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि मैंने उसको रोकने में कितना फोर्स लगाया। अगर वो मोमेंटम जो अभी जनरेटेड है और जिसके थ्रू वो चल रही है, तो वो जो फोर्स आ रहा है अगर मैंने उसके बराबर या उससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो बॉल रुक जाएगी, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बॉल नहीं रुकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकेंड लॉ एक्चुअली में बताता है फोर्स और उसके इफेक्ट्स के बारे में। अच्छा, थर्ड लॉ देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम थर्ड लॉ है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और आई डोंट थिंक कि इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि जो थर्ड लॉ है उसमें यही होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पुश करते हैं या किसी भी चीज़ को पुल करते हैं, किसी भी चीज़ पे कोई भी आप फोर्स लगाते हैं, तो जो रिटर्न में आपको फोर्स लगता है वो उसी डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगता है। जैसे कि कब जब कोई इंसान किसी गन को चलाता है, शूट करता है, तो उसे रिकॉइल लगता है। वो रिकॉइल किस वजह से लगता है? और ऑब्वियसली गन में मैकेनिज्म रहते हैं रिकॉइल को कम करने के लिए, लेकिन क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन का जो बैरल है वो हल्का सा पीछे की तरफ आता है। सिमिलरली जब आप किसी बोट से उतरते हैं तब भी आप इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में अगर हम चल रहे हों तो हम इसे उतना ज़्यादा फील नहीं कर सकते, बिकॉज ग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेशनरी है, उस पर फोर्स उतना फील नहीं होता। पर अगर आप किसी बोट से उतर रहे हो तो आपको वो फोर्स ज़रूर फील होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने अलग अलग लॉज के बारे में देखा, और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के और भी कंटेंट को लेकर मैं आता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।